नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज स्पेशली फोकस करेगी आईबीपीएस एफओ के एग्जाम को, जो कि आप लोगों का जो मेंस का एग्जाम होता है उसी मेंस एग्जाम को ये फोकस करेगी जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्पेशली आईबीपीएस एफओ लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ऐसा समझो कि आईबीपीएस एफओ जो सिलेबस है उसी सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर आप चीजों यहाँ पर इन चीजों को पढ़ाया जाएगा। ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा आपको यूट्यूब पर मिलेगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक अपना अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है। इस कोर्स में आपने बीएससी एग्रीकल्चर में जो आप पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं, चाहे प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, जेनेटिक्स है, सॉइल साइंस है, हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं, उनकी सबकी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप चाहते हो इस कोर्स को लेना, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। इस कोर्स की खासियत ये होगी कि आपको जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। कहने का मतलब, ये सब्जेक्ट जब आप हमसे पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जितने भी लेक्चर्स मैं पढ़ाऊंगा उसकी आपको नोट्स भी मिलेगी। बहुत अच्छी तरीका का नोट्स भी मैंने बना रखा है, याद करने में आप लोगों को आसान भी रहेगा। विद फिगर विद ट्रिक सभी चीजें जो याद करने वाली हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको जब आप पढ़ लोगे तो कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम जैसे मान लो कि बिहार में ढेर सारे एग्जाम होते हैं, राजस्थान में होते हैं, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स होते रहते हैं। तो उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आईबीपीएस एफओ है, इसके साथ साथ इफको है, क्रिबको है, कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन सभी में एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपको अल्टीमेट मेरा कोर्स, अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स, इसको आप परचेज करके बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, ऐसे समझो कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ से पढ़ के सब कुछ अच्छे से सीख जाओगे। पूरे पूरे का पूरा 1 साल का कोर्स होने वाला है ये। इस कोर्स को मैंने लॉन्च कर दिया है और उसमें काफी बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। तो अगर आप भी चाहते हो, तो इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करके परचेज कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लो और चाहे फिर व्हाट्सएप पे ही मेरे मुझसे मैसेज पर भी बात कर सकते हो। तो आपको जो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 1। तो एग्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोनॉमी क्या होता है और एग्रोनॉमी पढ़ना जरूरी क्यों होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं। इसके साथ साथ एग्रोनॉमी क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और एज ए एग्रोनॉमिस्ट जो होता है, जो एक सस्य वैज्ञानिक होता है, वो ऐसी कौन सी चीजें अपने दिमाग में रख के एग्रोनॉमी का डेवलपमेंट करता है कि जिससे एग्रोनॉमी का उत्तरोत्तर विकास और उन्नति होती रहे। इसके बारे में सब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान से समझना, जितने भी आपको अंत में कल्चर मिलेगा, जितने भी शब्द आपको लास्ट में कल्चर मिल रहे हैं, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर में कल्चर मिल रहा है, अब केवल जितने भी कल्चर वाले शब्द हैं सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। कल्चर अगर लास्ट में आ रहा है तो वो लैटिन भाषा का ही शब्द होगा। तो एग्रीकल्चर में भी लास्ट में कल्चर आ रहा है, तो इस वजह से ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है एग्रिक और दूसरा होता है कल्चर। एग्रिक मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर में कल्टीवेशन होता है, यानी कि सॉइल की कल्टीवेशन करना ही हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर इज ए ह्यूमन एक्टिविटी focus on achieving primary goal like food, fiber and fuel by optimizing utilization
टेरेस्टेरियल रिसोर्सेज, ध्यान से समझना, हमारे पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके जब आदमी अपनी प्राइमरी गोल जैसे अनाज, फाइबर बोले कपड़ा, और फ्यूल मतलब अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने के लिए जब हम खेती करते हैं तो उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हमारा है ये एक प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम बिजनेस करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर होता है, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का एक तरीके का बिजनेस होता है। इसका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो फूड प्राप्त करना, फाइबर और फ्यूल प्राप्त करना, यानी कि आदमी को जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी मिलना, कपड़ा मिलना, और इसके साथ साथ उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे ट्रैक्टर चलाने के लिए पेट्रोलियम चाहिए तो उसको आप जेट्रोफा से बनाते हो, इसके साथ साथ और भी ढेर सारे जो चीजें हैं वो आप सभी चीजें रॉ मटेरियल जो है, अधिकतर चीजों की रॉ मटेरियल आप एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हो, चाहे जैसे शुगर इंडस्ट्री हो या उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सभी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर ही आती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दिस ब्रॉड फील्ड इनवाइट्स इंक्लूड्स वेरियस प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें सबसे मेन चीज जो होता है एग्रीकल्चर में वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ साथ हार्टिकल्चर की क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, या हम लैंडस्केप गार्डनिंग कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर कर रहे हैं, तो ये भी सभी चीजें एग्रीकल्चर में ही आती हैं। इसके साथ साथ एग्रोनॉमी है, पोमोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री है, एपी कल्चर है। इसके साथ साथ सेरीकल्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेरीकल्चर में हम सिल्क वर्क, सिल्क रेशम कीट का पालन करते हैं। एपी कल्चर है जिसमें हम मधुमक्खी पालन करते हैं। वर्मी कल्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम केचुआ का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये सभी चीजें एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आती हैं, और एग्रीकल्चर में हम इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट लिखे नहीं गए हैं जो कि इसके सब्सिडरी होते हैं, बोले तो ऐसे सपोर्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इसके साथ साथ एक्सटेंशन है। ये सभी चीजें इसको सपोर्ट करती हैं। इसका मेन जो मेन ब्रांच तो नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिव ब्रांच भी होती है एग्रीकल्चर की। तो यही होता है अपना पूरा एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मेन ब्रांच जो एग्रीकल्चर का होता है, वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी किस शब्द से बना है? ये ग्रीक भाषा का शब्द से बना है। जिस भी शब्द में लास्ट में नॉमी लगा होता है, नॉमी लगा होता है, वो सभी किसके भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और इसके साथ साथ लॉजी भी लगा होगा, तो वो भी किस भाषा का शब्द होगा? अगर ग्रीक नॉमी लगा है तो भी ग्रीक भाषा का है, और इसके साथ साथ अगर लॉजी लगा है तो भी ये आपका ग्रीक भाषा का ही शब्द होगा। एग्रोस की बात करते हैं तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। बोले तो फील्ड मैनेजमेंट करना ही हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम अप्लाइड प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू अचीव मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम ए स्पेसिफिक लैंड एरिया विद इन ए डेफिनेट पीरियड, ऑल वाइल मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर का सीधा सीधा मतलब होता है हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया है, उस एरिया में एक लिमिटेड टाइम पर, ठीक, हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड एरिया है, और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब इन तीनों की मदद से, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं कि जिससे हमको मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न मिले, समझ रहे हो, यहाँ पर बात जीवन यापन की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रॉपर बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए जब हम सॉइल की फर्टिलिटी को बिना किसी नुकसान पहुंचाए और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। फिर से बताता हूं, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास जो लैंड है, इसके साथ साथ जो सॉइल है, और हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है, उसकी मदद से जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। फोकस किस में करते हैं? इट स्पेशली डील्स विथ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजिंग क्रॉप, सॉइल एंड वाटर। ध्यान से समझना, इन तीनों चीजों को मैनेज किया जाता है। क्रॉप को कैसे मैनेज करेंगे? प्रॉपर उसमें इरिगेशन करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, इंटरकल्चरल प्रैक्टिस करेंगे,
टिलेज करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, इसके साथ रखवाली करेंगे, ढेर सारी चीजें हैं उसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। प्रॉपर तरीके से क्रॉप की मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी भी आ जाता है। बोले तो इंसेक्ट पेस्ट लग रहे हैं तो उसको भी मैनेज करना है, हमारी फसल में अगर कोई रोग लग रहा है तो उसको भी मैनेज करना है। इसके साथ साथ जब हम खेती कर रहे होते हैं तो क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी सॉइल से पौधे में जाता है, तो धीरे धीरे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है या सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम एग्रोनॉमी अच्छे से कर रहे होते हैं तो हमको ये भी इंश्योर करना होता है कि बार बार हम जब खेती कर रहे हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य ना खराब हो, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहे। इसके लिए हम टाइम टाइम पर उसमें फार्म यार्ड मेन्योर डालते रहते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते रहते हैं, या फिर ग्रीन मेन्योर की क्रॉप उसमें ग्रो करते रहते हैं, और रोटेशनल क्रॉपिंग करते रहते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो हमारी सुरक्षित रहे, सॉइल की जो हेल्थ है वो बढ़िया बनी रहे। इसके साथ साथ हमारे पास जो वाटर होता है, जैसे कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो हमारे पास जिस तरीके की वाटर अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से क्रॉप का चयन करेंगे और उस तरीके का हम इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास अवेंडेंट मात्रा में पानी की उपलब्धता है तो हम फ्लड इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम धान और गन्ना लगा लेंगे अपने खेत में। लेकिन अगर हमारे पास पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे, तो हम स्प्रिंकलर मेथड या ड्रिप इरिगेशन लगा लेंगे। स्प्रिंकलर लगा के हम फिर किसकी खेती कर सकते हैं, जैसे ज्वार की खेती करेंगे, बाजरे की खेती करेंगे, ऐसे क्रॉप्स की खेती करेंगे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर हमको करना है तो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर वो खेती कर रहा होता है तो उसके दिमाग में ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, दूसरे को देख के आ जाती है, अपने अपने पूर्वजों को देख के आ जाती है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पूर्वज है, जैसे मान लीजिए मैं अपने पिताजी की बात करूं, वो पढ़े लिखे नहीं है अगर मैं मान लूं, तो उनको खेती करना किसने सिखाया। कहीं यूनिवर्सिटी में तो गए नहीं कि एग्रोनॉमिस्ट वो बन जाए, किसी एग्रोनॉमी पढ़ के फिर अच्छे से सीख कर फिर खेती कर रहा, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कहाँ से सीखा, उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, वो जैसे कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे उत्तरोत्तर जो विकास होता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके हिसाब से लोग समझते गए। और बाद में जब हमने हमने इसमें कुछ अलग से कई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करी और नई नई वेराइटीज का इन्वेंशन किया और अलग अलग तरीके एग्रीकल्चर के निकाले, तो थोड़ा सा ये कैसा हो गया, साइंटिफिक हो गया, अप्लाइड साइंस के तरीके से एग्रोनॉमी हो गया। तो जब भी हम एग्रोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको बात कर लेते हैं। क्या होता है, दिस प्रिंसिपल्स आर मेथड ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सॉइल प्लांट एंड एनवायरमेंट टू इंश्योर मैक्सिमम इकोलॉजिकल रिटर्न्स पर यूनिट एरिया ओवर मेनी ईयर। कई साल में एक यूनिट ऑफ एरिया में हमारे पास जो प्लांट है, यानी कि जो हमारी क्रॉप है, हमारे पास जो सॉइल है और उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में फिर बहुत ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, टोपोग्राफी है, इसके साथ साथ पानी है, एयर है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जब हम उनका मैक्सिमम यूज करें और मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम इकोलॉजिकल रिटर्न प्राप्त करें, तो सबसे मेन चीज हमारा यही होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर पाए। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज हो, उनका दोहन ना हो। एक तो होता है उपयोग करना और एक होता है दोहन करना। तो हमको किसी भी रिसोर्स का दोहन नहीं करना है, क्योंकि जब हम दोहन करते हैं तो रिसोर्सेस हमारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब हम उपयोग करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रक्रिया जो है उसकी खत्म होने की या डिग्रेडेड होने की वो धीरे धीरे चलती है, और नेचर जो है वो फिर से उसको रिसाइकिल करता रहता है। तो इस तरीके से लंबे समय तक ये प्रक्रिया चल सकती है। इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे पहला प्रिंसिपल्स है रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्लानिंग। सबसे पहले जब हम खेती करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास जमीन कितनी है, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, मिट्टी कैसी है, हमारे पास क्रॉप की उपलब्धता कैसी है, मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, वैरायटी कौन सी हम ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्पेशल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या हम वो सब जानते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के तब हम एग्रोनॉमी करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर द ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड, लैंड को अच्छे से यूज कर पाए, हमारे पास जो भी लेबर है, हमारे पास जो मैन फोर्स है, जो आदमियों का जो जो हमारे पास आदमी काम करने वाले हैं,
इसके साथ साथ हमारे पास जो पूंजी है, जो सनसाइन है, रेन वाटर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज, रिक्वायरमेंट एंड मार्केट डिमांड, ये सभी चीजें जब हम ध्यान से देख लेते हैं तो ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको कौन सी क्रॉप ग्रो करनी। जैसे मान लेते हैं कि अयोध्या की मैं एग्जांपल लेता हूं। अयोध्या, अयोध्या एक सिटी है और एक धार्मिक स्थल भी है। सिटी होने की वजह से वहां पर सब्जियों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ क्योंकि वो एक धार्मिक नगरी है तो वहां पर पूजा पाठ के सामान की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसमें फूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अयोध्या के आसपास देखोगे तो वहां के आसपास क्योंकि नदी भी है तो पानी की उपलब्धता भी है, फर्टाइल लैंड है, बिल्कुल जलोढ़ मृदा है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, आसपास में सब्जियों की खेती ज्यादा करते हैं और इसके साथ साथ फूलों की खेती भी आसपास होती है, क्योंकि मार्केट डिमांड भी बढ़िया है और जितने भी रिक्वायरमेंट उसको चाहिए सभी चीजें वहां पर मिल रही हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम अपनी चीजों का कर रहे हैं। मान लो कि कोई हम ऐसी क्रॉप ग्रो कर दें जिसके वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है या हम वहां पर ग्रो ही नहीं कर सकते, तो हमारे लिए फिर वो बेकार होगा, क्योंकि हम हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। क्रॉप एंड वेराइटी सिलेक्शन, कौन सी क्रॉप अगर हम, जब हमने को ये पता चल गया कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, फिर अगला स्टेप आता है कि हम कौन से क्रॉप को सिलेक्ट करें। जैसे पानी की उपलब्धता ज्यादा है तो मैंने बताया गन्ना या धान सेलेक्ट कर सकते हो, पानी की उपलब्धता कम है तो आप ज्वार बाजरा सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्रॉप हमने सेलेक्ट कर ली। अब जब क्रॉप सेलेक्ट कर ली तो दिमाग में आता है कि क्रॉप में कौन सी वेराइटी का सिलेक्शन करना है। चूजिंग क्रॉप वेराइटी दैट आर वेल सुटेड to the specific agroclimate, land conditions, soil fertility, season cultivation method, and that integrate beneficially into a existing cropping system। ये सभी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, लैंड की कंडीशन कैसी है, एग्रोनॉमिक क्लाइमेट कैसी है, सीजन कौन सा है, कल्टीवेशन का मेथड कौन सा है, उसके हिसाब से हम वेराइटी और क्रॉप का चयन करते हैं। जैसे मैं मान लो आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप लोगों ने सरसों का चयन कर लिया, ठीक, लेकिन आपने सरसों का चयन खरीफ सीजन के लिए कर दिया कि हम खरीफ सीजन में इसकी बुआई करेंगे, तो सरसों की कल्टीवेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि खरीफ जो सीजन होता है उस सीजन में जो सरसों है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी चीजें खरीफ सीजन में सरसों को मिल नहीं पाएगी। तो ये सभी चीजें हमको प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि कौन सा सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हम लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्म मैनेजमेंट। प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व टिलेज, प्रिपेयरिंग फील्ड चैनल एंड बंड्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, लेवलिंग, अडॉप्टिंग अदर सुटेबल लैंड इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस। अब हमने वैरायटी का चयन कर लिया है, खेत में जाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसमें अगर कोई खरपतवार है तो उसको हम साफ करेंगे, टिलेज करेंगे, बोले तो खेत की जुताई करेंगे अच्छे से। अगर खेत ऊबड़ खाबड़ है तो उसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ सिंचाई की और जल निकासी की व्यवस्था करेंगे अच्छे से। मेड़ अगर टूटे हुए हैं हमारे बाउंड्री के, खेत के आसपास के, तो उसको हम अच्छे से सही करेंगे। और अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे, बैंड बनाकर, ट्रेंच बनाकर, किसी तरीके से कि हमारा जो सॉइल इरोजन है वो कम से कम हो। ये सभी चीजें हम करते हैं, आप ध्यान से समझ रहे। फॉर्म मैनेजमेंट हमारा हो गया तो फिर आगे हम करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग हम लगाएंगे कि मिक्स क्रॉपिंग लगाएंगे कि इंटर क्रॉपिंग लगाएंगे, ये हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हम सरसों लगाना चाह रहे हैं और हमको पता है कि हमारे पास प्रॉपर लेबर की व्यवस्था है, हमारे पास रिसोर्सेज भी ठीक है और साल के जो फर्टिलिटी है वो भी ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सरसों के साथ गेहूं का भी बुआई कर सकते हैं, या फिर गेहूं के साथ आप चने की बुआई भी, गेहूं के साथ आप मटर की बुआई कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग हम करेंगे कि मिक्स क्रॉपिंग करेंगे कि इंटर क्रॉपिंग करेंगे। इन सभी चीजों को फिर हम ध्यान देते हैं कि कैसे कैसे हमको ग्रो करना है कि जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए। फिर उसके साथ साथ जब हम क्रॉपिंग सिस्टम करने लगते हैं तो हमको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो घटेगी ही घटेगी, जो सॉइल का स्वास्थ्य है वो तो खराब होगा ही। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है हमारा, वो प्रोडक्शन भी घट जाएगा। तो अप्लाइंग टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट टू क्रॉप, क्रॉप को एक बैलेंस न्यूट्रिएंट चाहिए
क्रॉप की जितनी रिक्वायरमेंट है सॉइल टेस्टिंग से पता चल जाता है कि कितना कितना हमको कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना है, उसको हम देंगे किस सीक्वेंस में देंगे ये समझ लेंगे, और सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है उन सभी चीजों को हम उसमें देते हैं। This includes correcting the ill effect of soil reaction and condition, and increasing soil organic matter through green manure, farmyard, organic wastes and biofertilizer। ये सभी चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रॉपर सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको टाइम टाइम पर फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद डालनी चाहिए, हरी खाद का हरी खाद की भी एक बार बुआई करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे पास उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम खेत में डाल सकते हैं, साथ में बायो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। इन सभी चीजों का यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। सीड सिलेक्शन एंड प्लांट डेंसिटी। अब जब हमने सबको सिलेक्ट कर लिया है तो हमको अब ये सिलेक्ट करना है कि जो सीड हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस सीड की स्पेसिंग कितनी होगी और 1 हेक्टेयर में उसकी बुआई कितनी करनी पड़ेगी। प्रॉपर हमको प्लांट डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज्यादा प्लांट लगा दिया पर हेक्टेयर तो भी वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन प्लांट टू प्लांट बहुत ज्यादा हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से फिर हमको अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर हमने प्लांट डेंसिटी कम कर दी, खेत में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कम कर दी, तो उस कंडीशन में भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो भी हमारा जो यील्ड है वो घटेगी। सीड सिलेक्शन और प्लांट डेंसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चूजिंग क्वालिटी सीड, अच्छा सीड लो जो हाई क्वालिटी का हो, क्योंकि अगर जैसे मान लो हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है लेकिन हमने जो सीड का सिलेक्शन किया वो कोई ऐसी वेराइटी सेलेक्ट कर ली जो उस एरिया के लिए सुटेबल नहीं है या फिर जिसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी कर ले जाएं अच्छा प्रोडक्शन नहीं पा पाएंगे। सीड मटेरियल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ मेंटेनिंग एंड रिक्वायर प्लांट डेंसिटी पर यूनिट एरिया विथ हेल्दी एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग। एक यूनिफॉर्म और हेल्दी सीडलिंग के लिए ये चीजें काफी जरूरी होती हैं कि कितना सीड डालें, प्लांट डेंसिटी कितनी हो, कितनी स्पेसिंग रखें प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, इन सभी चीजों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। फिर जब ये हो जाता है तो वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, सॉइल एंड एनवायरमेंट through conservation and utilization of excess soil moisture, efficient use of water for life saving or protective irrigation, scheduling irrigation and critical stage of crop growth and growing crop in non-traditional seasons with irrigation और rain। ध्यान से समझना, वाटर मैनेजमेंट में आता है हमको ये पता होना चाहिए कि जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है कितनी, कितनी बार सिंचाई करके हम इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें इरिगेशन की जरूरत कब कब है, कौन सा क्रिटिकल स्टेज इस क्रॉप का है जिसमें हमें इरिगेशन देना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि क्रॉप की ग्रोथ कौन से पीरियड में बहुत तेज होती है। हर क्रॉप की ग्रोथ पीरियड अलग अलग होती है। कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनकी स्टार्टिंग में ग्रोथ ज्यादा होती है तो उस समय हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि उनको बीच में ज्यादा पानी देना पड़ता है और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको लास्ट में पानी ज्यादा देना पड़ता है। तो ये सभी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि हमारे पास जो बरसात होती है, रेन होती है, वो किस किस तरीके से होती है, मतलब कितने फ्रिक्वेंटली होती है, ऑन एन एवरेज कितना बरसात होती है, और हमारे पास इरिगेशन की क्या व्यवस्था है, कैसे हम इरिगेशन कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो जो हम क्रॉप लगा लेते हैं तो क्रॉप लगाने के बाद चाहे उसमें खरपतवार लगे या कोई रोग लगे या फिर इसके साथ साथ कोई इंसेक्ट पेस्ट लगे, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम खेत में आ रही है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा अपने प्लांट को। नहीं तो अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो नियर अबाउट 35% तो वीड से हमारा नुकसान हो जाता है और लगभग 25 से 30% तो हमारा इंसेक्ट और पेस्ट से और डिजीज से हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान है वो ना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लांट प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। एडिक्वेट नीड बेस्ड टाइमली एंड प्रैक्टिस प्लांट प्रोडक्शन मेजर अगेंस्ट वीड, इंसेक्ट एंड पैथोजन। इन तीनों चीजों से अपने फसल को बचाना होगा और क्लाइमेटिक जो हजार्ड्स आते हैं उनसे भी हमको बचाना होगा। जैसे क्लाइमेटिक हजार्ड्स में जैसे तूफान आएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, अगर हमने बाउंड्री लगा रखी है या फिर विंड ब्रेक लगा रखी है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत तेज धूप पड़ रही है तो भी आप नहीं रोक सकते हो। कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो हम कुछ ऐसे रिफ्लेक्टेंट डाल देंगे
या कुछ ऐसे चीजें डाल देंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट डाल देंगे, जिससे ट्रांसपिरेशन ना होने पाए, पौधे में जो पानी का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन को थ्रू, वो कम हो जाए। इसके साथ साथ ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो हम थोड़ी सी सिंचाई कर देते हैं कि जैसे पाला ना लगे। तो कुछ चीजें हम कर सकते हैं लिमिटेड, अगर क्लाइमेटिक हैजार्ड से। बाकी जो चीजें हम कर सकते हैं, उन सभी चीजों को अच्छे से हमको मैनेज करना चाहिए। अगर प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको भी हमें देखते रहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी पौधे जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इन सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से रख के फिर हमको क्रॉप कल्टीवेशन करनी चाहिए। आगे है इंटरल कल्चरल ऑपरेशन। इंटरल कल्चरल ऑपरेशन में ये होता है कि जैसे मान लो कि adopting suitable and existing management practices including intercultural operation for getting maximum benefit for from the dealer। ध्यान से समझना, इंटरकल्चरल ऑपरेशन में क्या आता है। जैसे मान लो कि आपके खेत में खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को किस तरीके से आप निकालोगे? उसको हाथ से निकालोगे कि हर्बिसाइड डाल के निकालोगे? किस तरीके से उसको मैनेज करोगे? कोई इंसेक्ट लग गया या कोई डिजीज लग गई तो उसको किस तरीके से आप बचाओगे? इसके साथ साथ बीच में हमको कई बार निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है कुछ फसलों में। तो ये सभी चीजें इंटरकल्चरल ऑपरेशन में ही आती हैं। और अंत में फिर हार्वेस्टिंग आता है। हार्वेस्टिंग में adopting a suitable method and time for harvesting the crop to reduce field damage। हार्वेस्टिंग के टाइम पर हमको ये ध्यान देना होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा जो फील्ड है वो कम से कम डैमेज हो और हमारी जो क्रॉप है वो कम से कम नुकसान हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आप ले लो लहसुन और प्याज का। अगर लहसुन और प्याज हमने बुआई कर रखी है या आलू की बुआई कर रखी है, अगर इसकी हार्वेस्टिंग हमने प्रॉपरली नहीं करी तो या तो आलू खेत में ही रह जाएगा और या तो आलू खुदाई के दौरान कट जाएगा। तो खेत में रह जाएगा तब भी नुकसान है, और अगर आलू कट जा रहा है खुदाई के समय तो भी हमको नुकसान ही देगा। तो इस वजह से प्रॉपर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ release land for succeeding crop and efficiently utilize residual moisture and plant nutrient and other management practices। अगर हमने कोई एक ऐसी क्रॉप लगा रखी है जिनके रेजिडू हमारे खेत में बचे हुए हैं तो उनको भी हमको प्रॉपरली यूज कर लेना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दूं, हम धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती करने के बाद जब उसको हम हार्वेस्टर से कटाई करवा लेते हैं तो उसके जो पुआल होते हैं वो खेत में ही पड़े रहते हैं। तो हमको उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, उसका प्रॉपरली हमको मैनेजमेंट करना है, जिससे क्या हो पाए, आगे वाले जो हम फसल लगाएंगे, गेहूं की बुआई करेंगे, तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हमको वो मिल जाए, एक तरीके के ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए। तो पुआल को क्या करेंगे, उसी मिट्टी में पलट देंगे। मिट्टी में पलट देने के बाद क्या होता है कि थोड़े समय में वो पुआल जो होता है वो मिट्टी में सड़ने लगता है। तो जब वो सड़ता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है और ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अगली क्रॉप के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ जब ये सड़ता है तो ये मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर हमारी क्रॉप के लिए, जो अगली क्रॉप हम ग्रो करेंगे उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने क्रॉप को अच्छे से हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन अगर हमने उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं करी, बोले तो जैसे मान लो आपने टमाटर की हार्वेस्टिंग की, अब टमाटर को आपने कायदे से साफ नहीं किया, अच्छे टमाटर, बुरे टमाटर, छोटे टमाटर, बड़े टमाटर, लाल टमाटर, हरे टमाटर, जितने भी तरीके के हैं, आप प्रॉपरली उनको साफ करके जब तक ग्रेडिंग नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे तरीके से मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने हर तरीके के टमाटर, जो अच्छे हैं, जो सड़े हैं, जो जिसमें बीमारी लगी है, जो कच्चे हैं, सभी टमाटर, छोटे बड़े सब टमाटर एक ही एक ही उसमें ट्रे में रख दिया, तो आप लेके जाओगे उसको मार्केट में बेचने, तो आपको अच्छा उत्पादन, अच्छा उसका जो प्राइस है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे समझो कि हमारा तब भी नुकसान ही होने वाला है। तो ये चीज भी हमें ध्यान देनी होती है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो तो सीजन बेस पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है, हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है वो है हमारा सीजन के आधार पर, बोले तो मौसम के आधार पर फसलों का क्लासिफिकेशन, जिसमें तीन तरीके के मौसम होते हैं। एक तो होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है जायद। खरीफ, रबी, जायद। ध्यान से समझना, जो हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है, वो जून से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है,
फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से। इसके साथ साथ कैलेंडर ईयर, जो कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है। तो ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है जून से, तो सबसे पहले क्या आता है, जून से जब स्टार्ट होगा तो खरीफ आएगा, उसके बाद फिर रबी सीजन आएगा, फिर उसके बाद जायद सीजन आएगा। तो खरीफ रबी एंड जायद सीजन इस तरीके से ये चलता रहता है। खरीफ रबी जायद, खरीफ रबी जायद। अब ध्यान से समझना, जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन को हम क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन को हम मानसून सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बरसात के समय पे बोया जाता है। इसमें जो फसलें होती हैं वो ज्यादातर बरसात के टाइम पर बुआई करी जाती है। खरीफ सीजन को मानसून सीजन या फिर रेन सीजन भी बोलते हैं, रेनी सीजन की क्रॉप भी इसको हम कहते हैं। सोइंग विथ द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ रेन, जून टू जुलाई। ध्यान से समझना, जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है, भारत में लगभग 80% जो बरसात होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। तो जब पहली बरसात होती है, मानसून की जब पहली बरसात स्टार्ट होती है, उसी के टाइम के बाद से ही खरीफ सीजन शुरू हो जाता है। एक बार जैसे बरसात होती है तो तुरंत ही किसान जो होते हैं वो अपने खेत में जुताई कराने लगते हैं और व्यवस्था करने लगते हैं अगले क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो जो हमारी खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उनकी जो सोइंग स्टार्ट होती है वो पहले मानसून की पहली बरसात के बाद से स्टार्ट होती है, जो कि जून और जुलाई के महीने में पहली बार बरसात होती है। सीजन की जो पहली बरसात होती है वो जून जुलाई के महीने में होती है। तो जब ऐसा हम करते हैं तो इस सीजन में, यानी कि जिसकी बुआई जून जुलाई के मंथ में होती है, उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हो जाती है। ठीक, तो यानी कि जून जुलाई में हमने बुआई करी और अक्टूबर नवंबर के आसपास तक आते आते हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। खरीफ जो क्रॉप है, इसमें खरीफ जो शब्द है, खरीफ शब्द एक अरेबिक शब्द है जिसका नाम होता है अटमन। कई बार इसको अटमन सीजन भी बोला जाता है। तो इसको एक तो खरीफ बोलते हैं, ऊपर से मानसून बोलते हैं, और एक तो रेनी सीजन बोलते हैं, और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, अटमन सीजन भी बोलते हैं। ठीक, तो अटमन सीजन जो है वो अरेबिक शब्द होता है जिसका मतलब होता है खरीफ। खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे पैडी है जिसको हम धान बोलते हैं, मेज है बोले तो मक्का, सोयाबीन है, सोरगम है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, उर्द है। ये सभी जो हमारी क्रॉप्स हैं ये बेसिकली खरीफ की क्रॉप्स होती हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको आप कई जगह पर देखोगे, जैसे मान लो मेज है, मेज आपको खरीफ में भी दिखेगा, रबी में दिखेगा और जायद में भी दिखेगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो खरीफ लिखा है आपको बिल्कुल वही खरीफ ही मानना है। पैडी की बात करें तो पैडी भी आपको आंसू, अमन, बोरो, ये तीन तरीके के धान की खेती करी जाती है, और ये तीनों तीन सीजन में होती है, खरीफ, रबी और जायद में। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि धान की फसल कैसी फसल है। अधिकतर क्योंकि इसकी जो खेती होती है वो खरीफ सीजन में होती है, तो हम वही अधिकतर वाली बात को मान लेते हैं। सही, अधिकतर वाली बात को ही मान के हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारी फसल कौन से सीजन में ग्रो करी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं तो हम बोल देंगे कि नहीं ये तो तीनों सीजन की फसल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जब हम इसको ग्रो करते हैं उसी को उसका सीजन माना जाता है। रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप इसको कहते हैं, विंटर क्रॉप कहते हैं, या फिर स्प्रिंग हार्वेस्टेड क्रॉप कहते हैं। स्प्रिंग सीजन जो आता है उसी समय इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसलिए इसको स्प्रिंग हार्वेस्टिंग क्रॉप भी कहते हैं। इसकी जो सोइंग टाइम होता है वो क्या होता है, नवंबर। बोले तो जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे अक्टूबर और नवंबर में, तुरंत ही नवंबर में फिर इसकी रबी का जो सीजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इस मानसून में जो ठंडी में जो बरसात होती है, जो पाले पड़ते हैं, ओलावृष्टि होती है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बेसिकली तमिलनाडु में ज्यादा होता है। तो तमिलनाडु में जो क्रॉप हम खरीफ सीजन में नहीं ग्रो कर सकते हैं तमिलनाडु में, वो रबी सीजन में फिर हम तमिलनाडु में ग्रो करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की जो ज्यादातर बरसात होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को मिलती है। अब इसमें जो रबी क्रॉप है इसकी जो सोइंग करते हैं वो हम नवंबर में करते हैं। जैसे गेहूं है हमारा, तो 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक इसकी बुआई करी जाती है। 1 नवंबर से कहीं कहीं पर मिलता है, 1 नवंबर से 25 नवंबर तक इसकी गेहूं की बुआई करते हैं। तो ये जो है जितनी भी रबी क्रॉप होती हैं इनकी बुआई हम नवंबर के महीने में करते हैं। कई बार हम दिसंबर, 15 दिसंबर तक भी चले जाते हैं। और कुछ वेराइटी हैं और कुछ ऐसे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम दिसंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आप ऐसे समझ सकते हो कि नवंबर और दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं। हार्वेस्टिंग इसकी कब करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग फरवरी, मार्च और अप्रैल,
इन 3 महीने तक होती रहती है। वैसे ज्यादातर जो इसका पीक हार्वेस्टिंग टाइम होता है रबी सीजन का, वो आपका होता है मार्च और अप्रैल, लेकिन फरवरी से ही कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। रबी सीजन की अगर हम बात करें तो रबी सीजन भी जो है वो अरेबिक वर्ड से बना है, स्प्रिंग। स्प्रिंग अरेबिक वर्ड है, इसी से ये बना है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा गेहूं है, इसके साथ साथ चिकपी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चना बोलते हैं, मटर है, इसके बाद सूरजमुखी है, सनफ्लावर है और हमारा सरसों है। ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला है वो है जायद की क्रॉप। जायद की क्रॉप को हम समर क्रॉप भी बोलते हैं। ये सबसे छोटा होता है, ध्यान से समझना। जायद की क्रॉप जो होती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। खरीफ और रबी के बीच में जो थोड़ा सा खरीफ और रबी के बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, अब ध्यान से समझो आप इसे। ये है रबी, सॉरी, ये है अपना खरीफ, इसके बाद फिर ये है अपना रबी और ये है अपना जायद। तो मैं कह रहा हूँ खरीफ और रबी के बीच में जो टाइम मिलता है, तो आप ध्यान से समझना कि आपको लग रहा होगा तो ये तो बीच में तो है नहीं, अरे यार इसको यहाँ ले आओ ना, ये रबी है, ये खरीफ है, फिर जायद है। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो जून उधर आ रहा है ना, जून जुलाई, फिर उधर रबी स्टार्ट हो जा रहा है। और इधर स्टार्टिंग कब इसकी, यानी कि रबी बीता है तब जायद आया है और आगे फिर खरीफ आ जाएगा। तो खरीफ और रबी के बीच में ही तो पड़ रहा है ये। तो ये जो होता है ये ज्यादा से ज्यादा इसका 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। इसका जो मेनली जो ग्रोइंग टाइम होता है, जायद की जो फसल होती है वो आपकी मार्च से स्टार्ट होती है। इसकी जो बुआई का टाइम होता है वो मार्च होता है और ये लास्ट जून तक जाते जाते, 15 जून के आसपास तक जाते जाते इसकी हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है। कोई भी क्रॉप जायद की बचती नहीं है। मई से ही इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है। तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने और मैक्सिमम आपका 15 दिन और मान लो, तो ये लगभग 90 दिन और 100 दिन के आसपास की यहाँ की जो इस सीजन की फसलें होती हैं। इसका जो ग्रोइंग का सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो होना चाहिए बिल्कुल गर्म दिन होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इसका वार्म डे होता है, ये इसका मेजर ग्रोइंग पीरियड होता है, इसी समय पर ये अच्छे से ग्रो करती है। इसके साथ साथ इनका जो फ्लावरिंग होता है वो लॉन्ग डे लेंथ का होता है, ठीक, यानी कि लॉन्ग डे जब जब दिन बहुत ज्यादा हो, पता चले कि सुबह बिल्कुल 6 बजे सूरज निकल गया है और शाम को 7 बजे तक रह रहा है, तो 11 घंटे 12 घंटे उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो उस टाइम पर ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसमें क्या क्या आता है, पैडी आता है। पैडी कहीं कहीं पर इसकी बुआई करी जाती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, हर जगह नहीं करी जाती है। इसके साथ साथ ग्राउंड नट है, ये भी एक खरीफ सीजन की फसल है। मूंग है, सफ्लावर है, मेज है, वाटरमेलन है, पंपकिन है और गार्ड है। इसमें जो आपका जो मेन जो जायद वाली फसल है, मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वाटरमेलन है, पंपकिन है और जितने भी गार्ड्स हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, करेला है, लौकी है, कद्दू है, ये सभी जो फसलें हैं ये सभी जायद वाली फसलें हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ये आपका खरीफ का है, ग्राउंडनट भी आपका खरीफ का है, मूंग आपका खरीफ का है, सनफ्लावर भी आपका खरीफ का है और मेज जो है ये अभी आपका खरीफ का है। ये सभी फसलें खरीफ की हैं, लेकिन इनको जायद में भी ग्रो किया जाता है। और बाकी ये प्रॉपरली ये कैसी फसल है, ये प्रॉपरली जायद वाली फसल है। तो जायद वाली फसलें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, तो आप इनको ध्यान से समझ लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, तो ये सभी जो स्टार्टिंग वाली फसलें हैं ये सभी खरीफ वाली फसलें हैं, लेकिन यहाँ जो 3 दिए गई हैं ये प्रॉपरली जायद वाली फसलें होती हैं। आगे बात करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपको जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी हमारा जो पेड कोर्स है अल्टीमेट एग्रीकल्चर का, उसको आप खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपये में आप खरीद के बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी कर सकते हो। साथ में आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके साथ साथ आप ये जो प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, ए कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की, इसको भी चाहो तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। आपका जो नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।